हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, क्या बोल रहे थे। आज हम केमिस्ट्री पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। हुआ था जो मैंने आपको केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था पढ़ाना, जिसमें मैंने क्या किया था, आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों बनाया था, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सारे कंप्लीट हो चुके हैं और ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी आपका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, ये सब। कायरल सेंटर देखो, सबसे पहले कायरल सेंटर क्या होना चाहिए, sp3 एटम होता है अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप। जो sp3 एटम है, ये वाली जो एटम है sp3, उसके चारों तरफ क्या होना चाहिए, चारों ग्रुप उसका डिफरेंट, चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि एक यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन की तरफ एक ये ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी, तो ये वाली कार्बन हो गई कायरल कार्बन, और ये ग्रुप पूरा का पूरा ये अब इसको कायरल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये कौन कैसे बनता है कायरल सेंटर, ये भी देख लो। 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब 1 2 3 4, ये चारों हो गए, चारों डिफरेंट है, और इसके बाद लोन पेयर 0, तो ये इज इक्वल टू 4, तो ये बन गई आपकी कायरल, इसके कायरल सेंटर। और एक 3 सिग्मा के साथ एक अगर लोन पेयर भी डाल दो, कि अगर यहाँ पे ये 3 है, ये 3, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी डाल दोगे, तभी भी आपकी कायरल हो जाएगी, कायरल सेंटर। बस डिफरेंट होना चाहिए चारों के चारों ग्रुप, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, यही वाली देख लो। कायरल कार्बन जो sp3 कार्बन एटम है, उसमें तो बस एक नॉर्मल सा एटम था। कायरल सेंटर कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन की जगह पे कोई भी आप मतलब एटम डाल सकते हो। कायरल सेंटर अगर चारों ग्रुप उसके डिफरेंट होंगे तो वो कायरल एटम के कायरल सेंटर कहला जाएगा, वो वाला एटम। बट अब हम कायरल, बेसिकली हमें ऑर्गेनिक में कार्बन को ही लेके चलना होता है, तो कार्बन है, तो कायरल कार्बन के लिए क्या होना चाहिए हमारा, ये कार्बन हो गई, वही सेम है। वो जो एटम की जगह पे आप कार्बन डाल दो, बस सिंपल। जैसे हमने कायरल सेंटर में एक sp3 एटम देखा था ना, तो यहाँ पे sp3 कार्बन होना चाहिए, समझ रहे हो। ये जो लाइन है, ये वाली sp3 एटम थी अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन एटम, बस कार्बन एटम है जो अटैच होनी चाहिए विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, समझ गए। अब देखो, ये एग्जाम्पल में देखो, ये हो गई आपकी कार्बन, कार्बन एटम, और इसके तरफ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है, एक तरफ आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगी हुई है। तो वैसे ही है, अब यहाँ पे भी ये वाली तो है, ये हो गई आपकी 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर वाली, और ये हो गई, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक तरफ H है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप, और एक इथाइल ग्रुप। ET का मतलब इथाइल ग्रुप होता है, पता होगा आपको, नहीं पता है मैं लिख देती हूँ। ET का मतलब इथाइल ग्रुप, C2H5। ठीक है, चलिए, इथाइल ग्रुप, ठीक है। हाँ चलिए, ET का मतलब इथाइल ग्रुप हो गया। अब इसमें कितने होते हैं, इसमें एक ये लोन पेयर लगी हुई थी, ये क्या हो गई, 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, समझ गए। अब इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, एक। अब इसमें देखो, अब इसमें एक दो चीज देखा है आपने, एक दो कार्बन, यहाँ पे हमने कायरल कार्बन देखा है, तो कायरल कार्बन आपके ये भी तो कार्बन एक है, और ये भी कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्बन होगी, यहाँ पे भी एक कार्बन होगी। तो अब इसमें एक ये वाली तो एक कायरल कार्बन हो गई। अब अगर अब CH3, बेसिकली CH3 क्या होता है, C1 2 3, और इधर से पूरा ग्रुप से जुड़ा होगा, तो एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, और एक पूरा का पूरा आपका इस वाले ग्रुप से, कायरल कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। अब देखो, अब क्या हुआ है, मिथाइल वाली जो ग्रुप का कार्बन है, वो मिथाइल वाले ग्रुप का कार्बन कायरल होगा या नहीं, खुद ही सोचो। इसके तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तीनों ग्रुप क्या है इसका, 3 सिग्मा बॉन्ड जो जुड़ी हुई है जिस एटम से, वो क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, एक कायरल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो है इसको 1 मान लीजिए, तो इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 नंबर है, 2 नंबर वाली कार्बन क्या हो गई आपकी, एक कायरल। ठीक है, एक कायरल, इसीलिए मैंने यहाँ पे कायरल 1 लिखा है, कार्बन 1 और एक कायरल। यहाँ पे नंबरिंग लिख दीजिए, तो ये 1 नंबर 2 1, और ये नंबर 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो कि एक कायरल नंबर 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 2। अब इसमें भी करेंगे, तो इसमें एक ये भी कार्बन है, ये इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 3 कर दीजिए, तब यहाँ पे हो जाएगी कायरल कार्बन हो जाएगी आपकी कितनी, कार्बन 1, और एक कायरल कितनी हो जाएगी, एक कायरल कार्बन आपकी 2 कितनी होगी, 2 and 3। समझ गए कैसे। इथाइल कैसे लिखते हैं ये भी पता ही होगा आपको, इथाइल भी दिखा देती हूँ मैं लिख के। इथाइल का मतलब क्या हुआ, C2H5, तो CH3A2 IACH3 ऐसे जुड़ी होती है, और इस साइड से किससे जुड़ा होगा अपना, पूरा का पूरा 1 वाले कार्बन से। ठीक है, तो अब देखो इस पे भी क्या हो गई आपकी,
इस पे भी 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, तो ये भी क्या हो गई, ये नंबर 1 2 एंड 3, तो ये भी क्या हो गई आपको एक कायरल हो गई। समझ गए। चलिए अब देखो एक है कायरल नाइट्रोजन, कायरल कार्बन पढ़ लिया, अब कायरल नाइट्रोजन सेम होएगी वही वाली ग्रुप कि कायरल नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या होना चाहिए, मतलब पूरा अटैच्ड एटम होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये एक ऐसी जिसमें चारों है, वो एक पॉजिटिव चार्ज वाली होती है ना अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन एक कायरल है, क्योंकि अमोनियम आयन क्या होता है NH4 प्लस, अमोनियम आयन क्या बोलते हैं NH4 प्लस, तो ये क्या हो जाएगी एक कायरल हो जाएगी। ठीक है, अब कायरल के लिए क्या है, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल, एक मिथाइल ग्रुप लगी हुई है। ठीक है, समझ गए। और एक है जो 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर वाली ग्रुप, समझ गए। चलिए अब एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना है। चलिए देखो बुक काफ़ी ज़्यादा फट गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो एस्पेक्ट, ये पेज नंबर निकालिए, इससे पहले हमने पढ़ लिया है, तो पेज नंबर ये है आपका, क्या लगता है ना, ये 12th वाली एनसीईआरटी। अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 11th वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, क्या है ना कि आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जो 11th में दी हुई है, और 12th में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो आप 12th में पढ़ रहे हो, तो 12th वाले बच्चों को हो तो आपको क्या करना है, 12 मतलब 11th वाले बच्चों भी हो तभी भी आपको अगर सारा आइसोमेरिज्म साथ में पढ़ना है तो 12th वाली बुक खरीद लो, ये क्या बोलते हैं केमिस्ट्री वाली, ऑर्गेनिक वाली। और क्योंकि ऑर्गेनिक बेसिकली ना हमें सारा साथ में पढ़ना होता है, अगर आप ऑर्गेनिक सब साथ में पढ़ते हो ना तो क्या एक रिविजन की चीज़ है, लोगों को ऑर्गेनिक जल्दी समझ नहीं आती है, तो आप एक साथ, वैसे पढ़ना तो आपको 11 12 दोनों है, तो दोनों के एक साथ बुक खरीद लो और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलो ठीक है। सो अब एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एज ए एंड SN2 का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का SN1 और SN2 होता है, तो SN2 है रिएक्शन प्रोसीड विथ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन वाइल SN1 रिएक्शन प्रोसीड विथ रेसमाइजेशन। ये देखो इन्वर्जन और रेसमाइजेशन क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपको ये समझ आया होगा कि हमें आपको कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे। ये रिएक्शंस वगैरह तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो SN2 SN1 रिएक्शन क्या होता है सो अभी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन में इन्वर्जन, और उसके बाद रेसमाइजेशन क्या होता है ये भी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको कौन कौन से वर्ड्स ये पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ये ना लगे कि मैं बस पढ़ा रही हूँ उसका यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, चलो, क्योंकि ऑर्गेनिक का पता क्या होता है, ऑर्गेनिक में हमें आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है ना, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, इसी में थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन कि कहाँ हमको किस प्रोसेस को कहाँ पे हमें अपलोड मतलब डालना है, किस प्रोसेस को कहाँ पे किस क्वेश्चन में हमें डालना है वो हमें समझ नहीं आता है, कैसे बनाना है ये हमें नहीं समझ आता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक हमें आती हुई ऑर्गेनिक भी छूट जाती है, याद नहीं होती रहती है। देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल एंड नोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन। बोला जा रहा है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल है और नोटेशन है जिसको हमें जाननी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वो जाननी पड़ेगी, कायरलिटी क्या होती है वो जाननी पड़ेगी, रिटेंशन क्या होती है वो जाननी पड़ेगी, इन्वर्जन, रेसमाइजेशन, ये सब हमें जाननी पड़ेगी। ठीक है, देखो अब उससे पहले है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये देखिए क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये देखो एनसीईआरटी में ही सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो फिर मैं दिखा देती हूँ, या फिर देख लो ये क्या है, ये कि नॉर्मल सा एक ऑर्डिनरी सा एक एक्सपेरिमेंट है। ये आपको एक्सपेरिमेंट इसीलिए दिया गया है कि आपको पता चल जाए कि एटलीस्ट क्या होता है, ये होता क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो यही है, एक क्या है, एक प्लेन पोलराइज लाइट है जो एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, सर्टेन कंपाउंड रोटेट ए प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी light through Nicol prism. When it is passed through their light through their solution, देखो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो क्या है कि एक प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको हमने क्या कराया, पास कराया निकोल प्रिज्म से, निकोल प्रिज्म से पास कराया तो रिजल्टेंट क्या आई, प्लेन पोलराइज लाइट आई जो स्ट्रेट में आई। हाँ, तो वही दिखा हुआ है कि यहाँ पे जब हमने क्या किया कि एक सडन प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराई हमने एक निकोल प्रिज्म से, निकोल मतलब प्रिज्म का बना हुआ था उससे, आप उसको एक सोल्यूशन से पास कराया, तो सच कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो उसमें जो कंपाउंड पाया गया वो कंपाउंड क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव पाई गई वो। ठीक है, यहाँ पे है ना, देखो
ये है कि ऑर्गेनिक सोल्यूशन, कुछ ऑर्गेनिक सोल्यूशन था, इस प्लेन पोलराइज लाइट में निकोल्स प्रिज्म से निकाल लेके और उसको ऑर्गेनिक सोल्यूशन से पास कराई, तो कुछ ऑर्गेनिक प्रिज्म ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूशन के साथ इसमें हमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड निकले। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव ये इफ पीपीएल रोटेट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर पीपीएल रोटेट नहीं किया, अगर देखो दो केस बनती है, एक है जो हमने इतना एक्टिविटी करने के बाद हमारा प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करेगा तभी कोई सोल्यूशन निकलेगी। अब रोटेट किया, ये प्लेन पोलराइज लाइट हमारी रोटेट करी तो अब सोल्यूशन निकला, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उस सोल्यूशन, तो वो हमारी रिजल्टेंट क्या दी, जब रोटेट कर गई तो रिजल्टेंट हमारी दी, तो वो हमारी ऑप्टिकली एक्टिव निकली, ये प्रिंसिपली एक्टिव निकली, पी जिसको ओए बोलते हो। अगर हमारी लाइट इतना करने के बाद भी नहीं रोटेट करेगी तो ये क्या हो जाएगा, तो सोल्यूशन निकलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। समझ गए, चलो समझ गए, चलिए रोटेट कर गया। अब देखो, अब ये जब रोटेट करता है तो वो दो फ्लो में डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, जो क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको ऐसा कुछ नहीं है कि डी और प्लस, तो ये मतलब अच्छा है, इसका सिंबल है कि दो तरीके से रोटेशन दिखाया है। तो अब दोनों रोटेशन को हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करी तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, लिख लो अगर नहीं पता है तो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी तो उसको हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। समझ गया, ये CW का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, कंडीशन ये दो कंडीशन है, और ये तो जो रोटेट नहीं करी तो कोई एक्टिव होएगा ही नहीं, तो इसका तो अलग ही हो गया। कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए तो उसका क्या क्या कंडीशन है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक POS उसमें होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, दूसरा COS सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन है जो एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना ही होना चाहिए, मस्ट है, और दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होना ही होना चाहिए, मस्ट है। ये दोनों नहीं होएगा तो क्या प्रॉब्लम, देखिए पढ़ लिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों होना, मतलब दोनों का बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है हमारा किस चीज़ में, ये वाली देखो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के होने या ना होने। ठीक है, देखो क्या है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का क्या मतलब होता है कि देखो एक क्वेश्चन था नॉर्मल कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी, पहले देख लो, ये आपसे नहीं हो पाएगा, उससे पहले देख लो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है मोर देन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री कैन एग्जिस्ट। अब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो देखो ए बनाते हैं, तो ए के बीच से अगर लाइनिंग खींचोगी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना कि दोनों साइड से अगर उसको फोल्ड कर दे तो फोल्ड करने के बाद ओवरलैप हो जाएगी, तो ये हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री। बी भी है, बी का भी आप अगर ऐसे करके लिख दोगे तो इसके ऊपर ओवरलैप कर दो तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री बना रही है। सी भी बना रही है, डी भी बना रही है, ई भी बना रही है, ई तक बनाती है। उसके बाद अब F G नहीं बना सकता प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर ये क्या, H भी है, H में भी अगर आप लाइनिंग खींचते हो तो H भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता है। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या हो गई, अब ओवरलैप्ड हो गई ना एक दूसरे के, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगी, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो इसीलिए लिखा हुआ है ऑप्टिकली इनएक्टिव, OIA का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलो समझ आ गया, इसका मतलब हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसके बाद है, लिख देती हूँ मैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और ये FG है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, H है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब क्या है COS का मतलब हो गया यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली होता है, ये साइक्लिक ग्रुप में होती है। तो व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज गिवन, जब साइक्लिक कंपाउंड दिया होगा आपको तब हम क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जब प्लेन नॉर्मल सा एक ओपन एरिया दिया हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या है, साइज ऑफ रिंग इवन। अब इसमें देखो जैसे 4, 6, 8, 12, 13, 12, 10 ETC का। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि मिथाइल ग्रुप H यहाँ पे आपको सेंटर है, तो इस सेंटर से भी क्या कर सकते हैं, अगर आप इस ऐसे काटो तभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री से एक प्लेन बन जाएगा। इस साइड काटो तभी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री से एक प्लेन बन जाएगा। इस साइड से काटो तब ये ओवरलैप नहीं हो पाएगी। अगर आपने इस साइड से किया तब ये ओवरलैप नहीं हो पाएगी। तो दो व्यू में तो दिख रहा है ना आपको, और ऐसा ही है इस वाले में करोगे तो इस वाले में क्या हो जाएगी कि ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है कि एक प्लेन करेंगे और उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़े।
चलिए, इसीलिए लिखा हुआ था ये कोई, अब देखें, अब ये वाला आपसे हो जाएगा। अब ये देखो क्या इसीलिए लिखा हुआ है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गई, इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, सिमेट्री से उसको काट रहा है, ठीक है। और ऐसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी। मतलब एक भी प्रेजेंट है दोनों में से तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और ये है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपका, प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर दोनों एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव, समझ रहे हो। अगर ऑप्टिकल आइसोमेर होने के लिए उसको दोनों के दोनों नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। चलिए चलो, ऐसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखा हुआ है फाइंड POS। इस वाले क्वेश्चन में आपको POS प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने को बोला जा रहा है। तो कैसे होगा, यहाँ पे CH3 है, नीचे भी CH3 है, HOH। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी, ये वाली। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ऑप्टिकली क्या एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहा है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को अगर उस साइड से आप फोल्ड कर दो, जैसे पेपर को 2 भाग में बांटते हो ना, तो 2 भाग में आपने बांट दिया तो आपको कंप्लीटली एक दूसरे का ओवरलैप्ड हो जानी चाहिए। तो ये हो गई ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या हो गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब इस केस में देखो, इस केस में हमने बस इस वाले को चेंज कर दिया, यहाँ पे HOH, यहाँ पे H, और यहाँ पे OH की जगह पे हमने BR कर दिया। मैंने इसीलिए OH भी लिखा, फिर काट के BR लिखा है, ठीक है। तो इसको बस हमने ये कर दिया, तो इसके बेसिस पे क्या हो गई, ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, ठीक है। क्योंकि एक अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटते भी हो तो ये प्लेन से इस प्लेन से काटते हो तो सिमेट्री नहीं बनेगी, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, समझ गए। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, इसीलिए मैंने ये वाला लिखा है, ये वाली अंडर ये लाइन कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये है कायरलिटी। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि एक कार्बन का होता है तो कायरलिटी देखते थे, इसमें ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। अब इसके बाद ये इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इस वाले में देखिए 3 दिया हुआ है कार्बन, इस दोनों को नहीं काउंट करते हैं। तो अगर 1 2 3 दी हुई है, तो अब इसको अगर हमने 1 वाले इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप कार्बन को भी प्लेन ऑफ सिमेट्री में काउंट कर सकते हैं। तो इस वाले कार्बन से अगर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचा तो दोनों ऑप्टिकली क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये CH3 के साथ अटैच्ड हो जाएगी, OH पे ओवरलैप कर जाएगा और HH पे ओवरलैप कर जाएगा, समझ गए। अब ऐसा ही है इस वाले पे देखो, तो ये OH क्या बोलते हैं, अगर इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने की हमने कोशिश करी, यहाँ पे हमने ये जो लाइन खींचा है तो उसको हमने POS माना, तो क्या हो जाएगा, ये OH से ओवरलैप कर जाएगा, ये HH से ओवरलैप कर जाएगा, बट ये CH3 C2H5 से ओवरलैप नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज ये क्या हुआ, ओवरलैप नहीं हुआ, समझ गए। अब ये देखिए, ये भी आपका क्या है, एक लाइन, अभी सर्कुलर वाले में, तो ये भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री से कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर मतलब इस सेंटर से जाता है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन के अगेंस्ट हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया। अब इस लाइन के तरफ से भी ले सकते हो, इस लाइन के भी, लेकिन ये मिथाइल ये मिथाइल आपस में ओवरलैप कर जाएगी, समझ गए। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लो। देखिए क्या है हमारा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, कि वी कैन ओनली चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये हम ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम बस प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसके बाद यहाँ क्लोज चेन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, बोथ। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी तो उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं बस और बस प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही हो जाता है। और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में क्या हम देखते हैं कि ये हो जाता है आपका, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगी, जो मैंने पहले बताया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये नोट है, ठीक है। चलिए देखो, ये शायद उल्टा लिखा गया है कि POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली, POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा, ये ठीक है। ये वाले यहाँ पे नॉट लिख दो और यहाँ पे यस लिख दो, ठीक है। ये बस उल्टा लिखा है। अब POS अगर प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, POS प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव, समझ रहे हैं। चलिए, अब है तीसरा कि व्हेन ओनली 1 कायरल कार्बन इज प्रेजेंट द ऑलवेज एक्टिव। अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली ये ऑब्वियसली एक्टिव ही होगा, कि हमने पहले देखा था। अब उसके बाद क्या है, ये इनएंशियोमर किसको बोलते हैं, इनएंशियोमर्स का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज तो है लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं कर सकता, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए ठीक है, समझ रहे हो। जैसे कि एक दूसरे का मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, मिरर का मतलब राइट आपका लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट राइट दिखाएगी, तो उसको हम बोलते हैं मिरर इमेज। लेकिन इनएंशियोमर होता है कि 2 तरीके का मिरर इमेज होता है। एक तो जैसे कि हो गई आपकी A,
एक हो गई ए जो या ओ, ये सब क्या हो गई सो डायरेक्ट, जैसे ए हो गई ए, तो ए का ए ही है, चाहे इसको लेफ्ट राइट कैसे भी कर दो, ओवरलैप भी कर जाएगी, तो ये इनेंशियोमर नहीं हुआ। हाँ, और जो है जो मिरर, जैसे हम है तो हमारा लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट दिखता है, हाँ, तो अगर एज इट इज़ मिरर पे डाल दो तो ओवरलैप कर जाएगी, तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, ठीक है। जो ओवरलैप कर गई तो आइडेंटिकल बोलते हैं। अगर ओवरलैप, जैसे पी का उल्टा आपको क्यू दिखता है ना मिरर में, तो वो एक दूसरे का इनेंशियोमर हुआ, लेकिन वो मिरर इमेज नहीं, ये मिरर इमेज है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है पी क्यू आर आई इनेंशियोमर्स एंड ए बी आर आइडेंटिकल। ये वर्ड सब याद रखो। इनेंशियोमर आपको पूछेगा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है। हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, उसमें आपको इनेंशियोमर भी देखना है, रेसमाइजेशन देखना है, डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, ये सब, तो वो सब मैं वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए समझ गए। देखो ये ग्रुप मैंने 2 लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक आर लिखा है, एक आर लिखा है, एक आर, एक एस, एक एस, एक आर, एक एस और एस। ये आर क्या है, एस क्या है, ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। ये सब हमें आइसोमेरिज्म में ही पढ़ना है। आर का मतलब होता है लैटिन वर्ड, मतलब ये आर और एस है ना जो आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो आर का मतलब होता है बेसिकली रेक्टस बोलते हैं इसको, रेक्टस छोड़ दो, मीन्स इसका मतलब होता है राइट, टर्न टू राइट, ठीक है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो आर होता है आपकी रेक्टस, ठीक है। हाँ, जिसका मतलब, और यहाँ पे एस, एस का मतलब होता है आपका सिनिस्टर, ठीक है, सिनिस्टर, ठीक है। ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको मतलब बस पता होना चाहिए। इसका बेसिकली मीनिंग होता है राइट, टर्न राइट, ठीक है, राइट होता है, और इसका मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है। ये है, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन में जो होता है ना पहले से, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो वही दूसरे दूसरे देश के थे, तो उन्होंने अपने वर्ड में करा, फिर हमें समझाने के लिए उन्होंने हिंदी इंग्लिश में कर दी, ठीक है। लैटिन वर्ड है, तो ये आर और एस ये टर्न करने का होता है, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, मैं बताऊंगी नीचे। तो ये अगर दोनों, पहले याद रख लो कि अगर दोनों आर हो तो आइडेंटिकल हो गई, अगर दोनों एक आर एक एस हो तो वो इनेंशियोमर हो गई। एक आर और एक एस का मतलब हुआ ये मिरर इमेज है लेकिन ओवरलैप्ड नहीं है, ये कहने का मतलब हुआ। और एस आर का मतलब ये हुआ कि एक राइट एक लेफ्ट है, तो दोनों तो एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे का मिरर इमेज तो है, राइट लेफ्ट से तो समझ सकते हो ना, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप्ड नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, इसमें कंपाउंड इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालने को हमको बता रहा है, क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि एक कार्बन है, उसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट लगी हुई है, और इसमें भी वही है, बीच में एक मिरर डाल दिया हमने, तो यहाँ पे देखो मिथाइल का मिथाइल, एच की जगह पे ओ एच, ओ एच की जगह पे एच, इथाइल और इथाइल, तो ये क्या हो गई बताओ। ये आपको क्या दिख रही है दोनों, ये दोनों आपको आइडेंटिकल तो नहीं दिख रहा, ये आपका मिरर इमेज भी है, मिरर इमेज ही है बस। ये देखो इसका बस ये दोनों टर्न, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों टर्न कर दिया, लेकिन अब आप इसको जस्ट उठा के इस पर डाल दोगे, ओवरलैप का मतलब होता है एज इट इज़ उठा के डालना, ठीक है। तो वो मिरर इमेज तो दिख गया, लेकिन उठा के डालोगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, तो इसीलिए क्या होगा ये ऑप्टिकली इनेंशियोमर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे है आर एस, कैसे निकालते हैं। आर एस मैंने बता रखा है, ये आर एस वाला सब हमारा ये क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बनाना था, ठीक है। तो आपको आई होप आपको आर एस वाला आता होगा, चलिए समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे, कहाँ पे थे, हाँ जी हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो आपको अगर आर एस निकालने नहीं आता है तो आप मेरा केमिस्ट्री का बैक वाला लेक्चर देखो, मैंने उसमें बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से दोबारा डिटेल में उतना नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने पहले ही डिटेल में करा रखा है, तो उसको दोबारा से कराने का टाइम पास ही होएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप पीछे वाला लेक्चर जाके देखो। हाँ मुझे पता है कि मतलब थोड़ा नहीं बहुत लेट डाल रही हूँ, तो भूल गए होगा पीछे वाला, बट आप पीछे से वाला एक बार ही रिवाइज कर लो, जिससे क्या होगा कि आपका दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी और इसके साथ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो क्या है, फाइंड, ये क्वेश्चन है नॉर्मल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे कायरल, ये नॉर्मल कार्बन है, क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रोजन Mn2 अमोनिया और नाइट्रोजन, ये दोनों है। और यहाँ पे भी देखो क्या है क्लोरीन ब्रोमीन। अब इसमें काउंट देखो, इसी में मैं बता देती हूँ आर एस कैसे काउंट करते हैं। ये होता है कि जैसे कि सबसे पहले इसमें हायर सुपेरिटी वाला जो लगा हुआ है कंपाउंड उसको देखते हैं, तो हायर सुपेरिटी कितनी है सब, अब सुपेरियरिटी किस बेसिस पे लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। तो ब्रोमीन सबसे ज़्यादा हाई है, तो ब्रोमीन 1 हुई, फिर उसके बाद क्लोरीन हुई, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, अमोनिया, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो अब ये वाली ग्रुप हो गई। अब इसमें देखना है आपको कि अब एक से
1 to 3 जाना है, ठीक है, 1 to ये 3 जाना है, घूमना है। और वो 1 to 3 कैसे जाना है आपको, 1 से 2 3 की तरफ जाना है, लेकिन 2 से होते हुए जाना है, समझ रहे हो। 1 से 3 की तरफ जाना है और 2 से होते जाना है। आप तो ऐसे भी जा सकते हो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन 2 से होते हुए 1 की तरफ जाना है, 3 की तरफ जाना है। तो इसी के लिए क्या है कि ये 1 हो गई, 2 हो गई, तो ये 3 है, तो हमें 1 2 3 ऐसे क्रॉस करके जाना है, ठीक है। तो 1 2 3 जाएंगे। अब जिसका अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो हमारी होगी आर, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो होगी हमारी एस। जैसे कि इस केस में देखो 1 से गया हमने 3 में, तो 1 से आर तरफ गए, 1 से गया तो ये हमारा 2 को होते हुए तो हमारी बन गई आर क्लॉकवाइज। बट बहुत बड़ा वाला बट, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन ग्रुप है जो हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हाइड्रोजन मीन्स सबसे लोएस्ट ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप अगर हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लगा रहता है तो हमारी जो पोलैरिटी होती है, जो हमारा मूवमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, समझ रहे हो। जो आर था वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी, जिसके वजह से हमारा क्या हुआ, राइट का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, यहीं पे लिख देती हूँ मैं क्लॉकवाइज। ये लेफ्ट का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने इस पर बताया था ACW, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा था। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ होती तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाइड्रोजन हमेशा वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए था। हाइड्रोजन हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, जिसकी वजह से हमें इसका पोलैरिटी चेंज करना पड़ा, इसका जो कन्फर्मेशन था वो चेंज करना पड़ा, समझ गए। अब तो इसकी बन गई एस, समझ रहे हो। अब देखो ये वाली, इसमें भी हम 1 से लेकर 3 पे जाएंगे, लेकिन 2 से होते हुए तो 1 2 3। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही हमारा H है, H का पोजीशन ध्यान दीजिए, ठीक है। H का पोजीशन हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ही है, जिसके वजह से हमें इसमें कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये हमारी S हो गई। तो एक बन गई S, दूसरी भी S, तो क्या हो गई है दीदी, S S आइडेंटिकल, समझ गए। चलिए समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन कंपाउंड व्हेन 2 कायरल कार्बन एटम आर प्रेजेंट। अब बोला जा रहा है कि आप वैसे नॉर्मली बेसिकली वही कंपाउंड, जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ कुछ, कि आपको समझ आना चाहिए। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अब इनएंशियोमर समझ आ गया होगा क्या है। इनएंशियोमर का मतलब ओवरलैप होनी चाहिए, लेकिन मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ पे इस दोनों के बीच में कंपेयर करना है। एक ये कंपाउंड ए है, बी है, तो ये AB क्या है, CH3 OH, उल्टा है ये CH3। एक दूसरे का क्या मिरर इमेज है, एक दूसरे को ओवरलैप्ड भी नहीं करेगी, तो क्या होगा ये हमारी है इनएंशियोमर। और ये CH3 C2H5 यहाँ पे OH HH, तो ये क्या हो गई आइडेंटिकल। अब एक आता है डाइस्टेरियोमर्स। डाइस्टेरियोमर्स क्या होता है ये पहले देखो, फिर इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए डाइस्टेरियोमर्स कहने का मतलब होता है कि इनएंशियोमर क्या था हमारा, कि इनएंशियोमर्स हमारा था कि वो सुपर इम्पोज ना हो, मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज ना हो। डाइस्टेरियोमर्स का मतलब होता है कि वो कंपाउंड ना मिरर इमेज हो और ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो, समझ गए। हाँ समझ गए, चलिए यही लिखा हुआ है। डाइस्टेरियोमर्स का मतलब कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगी, जब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, सुपर इम्पोज ना हो पाए, बट नॉट मिरर इमेज, और एक क्या हो मिरर इमेज भी नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं कि डाइस्टेरियोमर्स। तो वही है, यही एक क्वेश्चन था यहाँ पे वो लिखा हुआ है। देखो कि ये कंपाउंड, अब इसमें कैसे A और B को हमने डाइस्टेरियोमर्स कैसे बनाया, CH3 की जगह पे CH3 हो गई। अब क्या है C2H5, और ये दोनों, इस दोनों पोजीशन को हम चेंज कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ना मिरर इमेज हो पाएगी और ना ये क्या होता है, ना सुपर इम्पोज हो पाएगी एक दूसरे के ऊपर, समझ गए। देखो तो ये H एक ही सेम जगह, इस दोनों को बस क्या होता है ना कि 4 ग्रुप है ना, उस दोनों ग्रुप में से एक दो ग्रुप को जो सामने वाले उसको टर्न कर दीजिए तो आपका वो डाइस्टेरियोमर्स बन जाएगा। इनएंशियोमर का जो आपका एक साइड का जो ग्रुप है उसको आप टर्न कर देते हो, ट्विस्ट कर देते हो, तो डाइस्टेरियोमर्स बन जाती है, समझ गए। चलिए इसीलिए तीनों क्वेश्चन लाइन से मैंने दिया था कि आपको इनएंशियोमर्स, आइडेंटिकल और डाइस्टेरियोमर्स में क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। देखो तो वही है, अब ये डाइस्टेरियोमर्स का पूरा रिलेशन दिया हुआ है कि एक पूरा एग्जांपल करके देखो। यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे बस, और यहाँ पे CH3 ही है, बस इस दोनों में हमने चेंज कर दिया, बस बेसिकली कि तो क्योंकि मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए, समझ गए। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब है रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर बेसिकली होती है
एक मॉडिफिकेशन कहने का मतलब है जो रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ना, उसको साथ में मिक्स कर देते हैं तो उससे एक कंपाउंड बनता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन। ऑब्वियसली कि जब दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसको साथ में मिक्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव ही बनेगी। तो वही है यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड था ये वाली, यही हमने एक लिया है कंपाउंड कि ये तो स्टार का मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन। तो ये कायरल कार्बन है, यहाँ पे CH2H5 है, CH3 और H और H, ये CH3, ये कायरल कार्बन, एक साइड OH है एक साइड H है, C2H5, ठीक है। और इसका मिरर इमेज बनाया तो जस्ट टर्न हो गई। तो ये जो एक दूसरे का जो ये इसको यही ऑप्टिकली एक्टिव में बनता है ना कि आप इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगी एक ये A है और ये B है, और इसका जो एक दूसरे का ये जो एक फॉर्म बना जिसका OH इधर है तो इसको H पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं, अगर OH इधर कर दो मिरर इमेज में तो ये नेगेटिव फॉर्म, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बस नाम के लिए दिया हुआ है पोजीशन की वजह से, D और L फॉर्म भी इसको बोलते हैं, समझ गए। चलिए, और रेसमिक मिक्सचर क्या बनेगी, जब इस दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों का मिक्सचर बना देंगे। मिक्सचर का मतलब ये होता है कि खिचड़ी पका दो, तो दोनों को जो दो ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इस दोनों ऑप्टिकली एक्टिव को आपस में मिक्स कर देंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, समझ गए। चलिए, यही लिखा हुआ है कि ये RM इज ऑप्टिकली, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या कंपनसेशन, हम बाहर से, क्योंकि ये पहले से वो सब बाकी सब खुद से हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, ज़बरदस्ती दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हमने आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। बाहर से हमने ज़बरदस्ती की उसके साथ, समझ रहे हो, हमने उसके साथ ज़बरदस्ती की जिसकी वजह से वो चेंज हो गई। चलिए समझिए। अब है एक रिजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ इनएंसियोमर्स फ्रॉम अब रेसमिक मिक्सचर। एक जो ऑप्टिकली एक्टिव हमने ये रेसमिक मिक्सचर बनाई थी ना, जबरदस्ती बनाई थी उसको हटाने की, रेसमिक मिक्सचर्स को वापस निकाल के दो प्योर फॉर्म बनाए, जैसे A फॉर्म और B फॉर्म, जो A फॉर्म और B फॉर्म बनाया था उसी को जोड़ने की वजह से हमने रेसमिक मिक्सचर बनाया था, लेकिन अब उसको ही अब अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उस सेपरेट प्रोसेस को करने के लिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो दोबारा से अगर रेसमिक मिक्सचर में से A फॉर्म दो फॉर्म दोबारा हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म, एक D फॉर्म बनेगी एक L फॉर्म बनेगी, समझ गए। अब है मीजो कंपाउंड हैविंग POS विद कायरल कार्बन। बोला जा रहा है एक कंपाउंड होगा जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और कायरल कार्बन भी होगा, समझ रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस कायरल कार्बन, जैसे ये वाली है और ये वाली कंपाउंड देखिए पूरा, इसमें क्या है कि 1 2 3 4, ये वाली जो डॉट होती है ये कार्बन होती है ना, तो 1 2 3 4 कार्बन है, ये है इसका। अगर ये वाली फॉर्म देखो, ये तो ये ए कायरल है, ये भी ए कायरल है क्योंकि CH3 लगी हुई है, उसमें एक से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। अब इस कंपाउंड को देखेंगे हम बस, तो इस एक साइड CH3 लगी हुई है, एक साइड OH लगी हुई है, एक साइड क्या लगी हुई है, H लगी हुई है, एक साइड ही पूरा का पूरा ये वाला कंपाउंड लगा हुआ है, दिख रहा है, सेम एज इट इज़ उसके साथ होएगी। तो इसमें कायरल कार्बन भी है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ऐसे हम इसी के साथ है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ एक कायरल कार्बन यहाँ है, एक कायरल कार्बन यहाँ है, ठीक है। हैशटैग यहाँ पे ये लर्न कर लीजिए, मिसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये देखो रेसमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, समझ रहे हो। एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब हमने किया, और मीजो कंपाउंड जो होती है वो इसमें इनएक्टिव होती है ऑप्टिकली ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, मतलब ये खुद से होता है, हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद का मन का राजा है, समझ गए। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे, चलो ठीक है। अब NCERT पढ़ने के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं, लाइव हो चुके हैं क्योंकि अब बहुत कुछ समझ आ गया, ठीक है। आपको नहीं समझ आया होगा आप थोड़ा स्लो करके, मैं बस अभी इसके रिलेटेड NCERT पढ़ा के ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि समझ नहीं आएगा फिर। देखो प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एक प्लेन पोलराइज लाइट है जो ऑप्टिकली एक्टिविटी करती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सर्टेन कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म व्हेन इट इज पासेस थ्रू देयर सोल्यूशन। सच ये मैंने पहले समझा दिया इसलिए मैंने समझा रही, बस रीडिंग दे रही हूँ। सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एंड द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। वो पोलैरीमीटर क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट कितना मूव किया वो एंगल को मेजर करता है। इफ़ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू राइट में अगर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, जैसे दिखाया मैंने। एंड द ग्रीक फॉर राइट रोटेशन,
रोटेशन, राइट रोटेशन के लिए ग्रीक में वर्ड बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और उसको डी फॉर्म भी बोलते हैं। एंड इंडिकेशन बाय प्लेसिंग ए पॉजिटिव साइन, इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पे भी इंडिकेट कर सकते हैं। बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, इफ द लाइट इज रोटेट टुवर्ड लेफ्ट साइड, अगर लाइट है जो लेफ्ट साइड रोटेट करेगी तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द रोटेशन इज सेड टू बी लेवो रोटेटरी और द एल फॉर्म, एंड इंडिकेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इस लेवो रोटेशन को, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन। सच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड के, उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। एंड द फेनोमेना इज टर्म एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली समझ गया कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसको बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और लेवो रोटेटरी किसको बोलते हैं और क्यू बोलते हैं, ये समझ आ गया आपको, समझ गया कि लेवो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर वो जो मूव किया, क्या बोला था कि अगर लाइट है जो प्लेन पोलराइज लाइट अगर मूव करेगी एक एंगल पे तभी वो एक्टिव होगा ऑप्टिकली, अगर मूव नहीं करेगी तो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली मूव की तो वो दो तरीके से मूव करता है, या फिर वो राइट साइड में मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो राइट साइड में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि उसको ग्रीक वर्ड में डेक्स्ट्रो बोलते हैं राइट को मूवमेंट को, और उसको पॉजिटिव साइन से इसलिए इंडिकेट करते हैं कि राइट मतलब पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और उसके बाद और उसको स्मॉल डी फॉर्म भी बोलते हैं, और लेवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको एल फॉर्म से डिनोट करते हैं और नेगेटिव साइन से, समझ गया। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनेंशियोमर्स, द ऑब्जर्वेशन of Louis Pasteur in 1848 that crystal of certain compound exist in a form of mirror image led to फाउंडेशन ऑफ मिरर मॉडर्न क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। बोला जा रहा है कि ये जो आपका अब ये एक मॉडर्न केमिस्ट्री के फॉर्म में लुइस पास्चर ने एक मॉडर्न केमिस्ट्री के तौर पे क्या किया कि पूरा का पूरा ये कि उसमें कायरलिटी क्या होती है, इनेंशियोमर का फॉर्मेशन, एसिमेट्रिक फॉर्मेशन, इस तौर पे भी केमिस्ट्री को आगे मतलब बढ़ाया है। ही डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल शोज ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन। बोला जा रहा है कि उस ऊपर वाले जो हमने किया तो उसमें क्या था, उसमें बस मूवमेंट थी अलग, मतलब वो डायरेक्शन चेंज हुआ कि एक क्लॉकवाइज गए एक एंटी क्लॉकवाइज गए, बट उसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं हुई, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड सेम ही है, उस मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुई बस। और इसके बाद ही बिलीव दैट दिस डिफरेंस इन, एक मिनट बस, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कॉल्ड कॉन्फिगरेशन। उन्होंने क्या किया और डिस्क्राइब करते हुए उसको किया कि पूरा उसका कॉन्फिगरेशन ही चेंज मतलब कैसे चेंज किया उस सब पे ध्यान दिया कि एटम का पूरा 3 डायमेंशनल व्यू देख के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 3 डायमेंशनल व्यू ही दिखता है। साइंटिस्ट जे वॉन्ट हॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सी लेवेल in same year independently argued that the spatial movement of 4 group valencies around the central carbon is tetrahedral and बोला जा रहा है 2 साइंटिस्ट हैं, एक उसमें तो जे वैन हॉफ है और उसके बाद एक फ्रेंच साइंटिस्ट है ले बेल, उन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग दोनों आर्ग्यू किया, मतलब उन पे बहस चल रही थी कि आपस में कि ये कि उनकी 4 ग्रुप वाली वैलेंसीज होती हैं और उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और वो उसके बाद कायरल होने के लिए बेसिकली ये कह रहे हैं कि कायरल होने के लिए एक कार्बन पे चारों ग्रुप उसका अलग होना चाहिए, यही कह रहे हैं। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड रेफर टू एज एसिमेट्री। अब बोला जा रहा है जिसमें नहीं होएगा, जो बहुत सारे में प्रेजेंट हुआ, जिसमें एब्सेंट हुए उसको उन्होंने, जिसमें चारों ग्रुप अलग हुई कायरल हुई तो उसको उन्होंने सिमेट्री मतलब वो बोला उसको क्लियर बता दिया कि वो एसिमेट्रिक कार्बन है, कि उसका चेंजेस सारे चेंजेस कार्बन है, और रिजल्टिंग ग्रुप है उसका नाम दे दिया एसिमेट्रिक कार्बन, ए कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, समझ गए। और उसके बाद एसिमेट्रिक ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो एसिमेट्रिक कार्बन थी जो वो ही आगे की मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज जितने भी ऑप्टिकली मतलब बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। जैसे कायरलिटी यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। अब मैंने कायरल पहले बता दिया, देखो ये उसका उल्टा दिख रहा है आपको, मिरर इमेज दिख रहा है लेकिन ये एक दूसरे का क्या है, ओवरलैप नहीं करेगी तो ये कायरल हुई। ये क्या है, मिरर इमेज भी है, ओवरलैप भी कर जाएगी तो ये कायरल नहीं हुई बेसिकली, ठीक है।
द सिमेट्री एंड एसिमेट्री कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इन मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि सिमेट्री और एसिमेट्री आप बहुत दिन मतलब पूरे दिन में जितने भी सब्जेक्ट देखते हो ऑब्जेक्ट उसमें भी दिखता है। जैसे स्फेयर हो गई आपकी, क्यूब हो गई, कोन हो गई, ऑल आर आइडेंटिकल। ये सब क्या है? आइडेंटिकल है। उसको मिरर के पास डाल दो एज इट इज होगी, ओवरलैप भी कर जाएगी टू देयर मिरर इमेज एंड कैन बी सुपर इम्पोज। वही सुपर इम्पोज का ओवरलैप वही हुआ कर जाएगा। हाउएवर मेनी ऑब्जेक्ट के आर नॉन सुपर इम्पोज, लेकिन इसमें से भी बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट है जो सुपर इम्पोज नहीं होता है ऑन देयर मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल योर लेफ्ट एंड राइट हैंड बुक लुक सिमिलर बट इफ यू आर पुट ऑन क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड ऑन राइट हैंड देन इट इज़ नॉट, दे आर नॉट कॉन्साइड। बोला जा रहा है लेफ्ट और राइट हैंड आपका एक जैसा है लेकिन क्या मिरर इमेज में दिखता है, लेकिन अगर आप एज इट इज़, ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ऐसे नहीं डालना। जैसे इस वाले का हैंड को ऐसे रखे हुए तो इसको भी आपको ऐसे ही रखनी पड़ेगी, इस वाले हैंड को आप ऐसे रखे हो तो आपको इसको भी ऐसे ही रखनी पड़ेगी। आप इसका एक साइड इसका ये वाला और एक साइड आप इसका ये वाला नहीं रख सकते। इसके अकॉर्डिंग अगर आप सुपर इम्पोज देख रहे हो तो वो गलत देख रहे हो, समझ रहे हो। किसी के हेड का फेस अगर मिरर के पास आप इसको ऐसे दिखाते हो, जैसे कि मान लो मिरर के पास मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी तो ये ऐसे ही दिखेगा ना, मुझे मेरा यही फ्रंट एरिया ही दिखेगा, इस वाला ऐसे दिखेगा एज इट इज़। मिरर के पास मान लो यहाँ पे ये है, बीच में मैं मिरर रख दूँ तो मुझे ये ऐसे दिखेगा, ये वाली हटा दूँ तो ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा। बस ये पाम का देखो तो ऐसे दिखेगा। अब एज इट इज़ इसको तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकते ना, ऐसे तो सुपर इम्पोज नहीं होता है, समझ गए। चलिए समझ आ गया। तो वही बोला जा रहा है कि हमारे हाथ का जो दोनों सेम है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होता है, समझ गए। द ऑब्जेक्ट which are non-superimposed on their mirror image like the pair of hand are said to be chiral। बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज नहीं होता है उसको हम chiral बोलते हैं एंड प्रॉपर्टीज कॉल chirality है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम chirality बोलते हैं। while the object which are superimposed उसको हम बोलते हैं और their mirror image called achiral। जो ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज हो जाता है उसको हम achiral बोलते हैं, ठीक है। The above test of molecule chirality can be applied to organic molecule by constructing model and its mirror image or drawing three-dimensional structure and attempting to superimpose them in our mind। यही बोला जा रहा है कि ये जो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको दिखा के आपको कायरालिटी का बेसिकली स्ट्रक्चर बताया और उसके बाद हमने क्या किया, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लेके रोटेशन कराई 180 डिग्री से कॉन्साइड करके कैसे कैसे सारे स्ट्रक्चर इसने ये पूरा का पूरा प्रोसेस लैब में हुई होगी, उन्होंने किया होगा मिलके, ठीक है। There is other hand, however, that can assist the recognition of chiral molecule. One such aid to be the presence of the single asymmetric carbon. Let us consider two simple molecule property propane 2-ol and butane 2-ol with their mirror image। बोला जा रहा है अब दो है, एक प्रोपेन 2-ol और ब्यूटेन 2-ol, दोनों को मिरर इमेज पे रख के देखा और उसमें देखा कि कितना कौन सा क्या है, ठीक है। चलिए as you can see very clearly the propane 2-ol does not contain a asymmetric carbon। बोला जा रहा है प्रोपेन 2-ol, प्रोपेन 2-ol का मतलब क्या हो गई आपकी, देखो मैं दिखा कर ही देती हूँ, चलो रुक जाओ 1 मिनट बस। देखिए प्रोपेन 2-ol क्या होता है, प्रोप का मतलब इसका क्या होगा 1 2 3 3 कार्बन, 2-ol मतलब एक हाइड्रोजन OH ग्रुप यहाँ लगा दो, बाकी सिंपल सा आप जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ये आइसो में ये नोमेनक्लेचर मैं नहीं बता रही हूँ, ये सब आपको आता ही होगा। ब्यूटेन 2-ol का मतलब 1 2 3 4, अब इसमें OH, चलो ठीक है। अब देखो प्रोपेन वाला देख लेते हैं, यहाँ पे देखो प्रोपेन 2-ol ब्यूटेन 2-ol नोमेनक्लेचर देखो बेसिकली मैंने नहीं बताया, CH3 इधर होता है, ये वाली आप जैसे देख लो, ये भी देख लो। अब इसका ये हमारी कायरल कार्बन है, इस कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग आप देखो तो यहाँ पे CH3 ग्रुप सेम है, सारे इस 2 ग्रुप आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला ग्रुप, तो क्या हो गई एक कायरल कार्बन, कायरल बना ही नहीं। अब इस वाले के लिए क्या करेंगे, तो एक CH3 ग्रुप यहाँ लगी, ये OH है, H है, ये पूरा C2H5 का काम करेगा, CH2 है, अगर आप ध्यान से भी देखो तो CH3 है, CH2 ग्रुप है, तो क्या हो गई ये हो गई हमारी कायरल कार्बन, ठीक है। बस यही हमें समझा रहे थे, ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि क्या हो गई प्रोपेन 2-ol में कोई भी ये सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, और इसके बाद इसी की वजह से क्या हुआ, ये प्रोपेन 2-ol हमारा सिमेट्रिक है, ये यहाँ लिखा हुआ डज नॉट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन। प्रोपेन 2-ol आपका क्या है, हमारा सिमेट्रिक कार्बन है, अब इसीलिए ये एक कायरल कार्बन हो गई, एक कायरल मॉलिक्यूल हो गई, समझ गए पूरा आप। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो अच्छा यहाँ पे बता भी दिया हुआ था दोनों अलग अलग करके, मैंने भी बताया। अब ये ब्यूटेन 2-ol है, ब्यूटेन 2-ol की वजह से क्या हुआ, इसमें है 4 डिफरेंट कार्बन, मैंने जैसे पहले पूरा बता दिया, तो उसमें क्या दिखा आपको
कायरल कार्बन दिखा तो ही आपको पूरा इसको डिस्क्राइब करके दिखाया होगा। अब देखो क्या है, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर आर नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। ये इनेंशियोमर का डेफिनेशन लिखा हुआ है जो मैंने पहले बता दिया। अब इनेंशियोमर्स क्या होता है, पॉजेस करता है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज नेमली मेल्टिंग पॉइंट। मतलब ये इनेंशियोमर जो इसका दो फॉर्म होता है ना, मिरर इमेज एक दूसरे का, वो दूसरे उस दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं होती, समझ रहे हो आप। वो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट, सोलिबिलिटी वगैरह सब सेम होती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होती है। और उसके बाद क्या है, दे ओनली डिफर विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन। बस वो क्या होता है, रोटेशन में डिफर होता है। ये बात दिमाग में बिठा लो, समझ रहे हो। बस किस चीज़ में डिफर होता है, ये बस रोटेशन में डिफर होता है और बाकी किसी चीज़ में डिफर नहीं होता है, समझ गए। इसीलिए इफ़ वन ऑफ द इनेंशियोमर, एक इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, दूसरे को लेवो रोटेटरी, समझ गए। चलिए अब है हाउएवर द साइन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेट टू द एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। बोला जा रहा है कि ऑप्टिकल रोटेशन का जो रोटेशन है, वो साइन है, वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही दिखे कन्फिग्रेशन में, मॉलिक्यूल का डिफरेंट भी हो सकता है। अब है मिक्सचर कंटेन टू इनेंशियोमर इन इक्वल। ये आपका बेसिकली रेसमिक मिक्सचर दिखा रहा है कि अगर दो इनेंशियोमर का मॉलिक्यूल है, वो दोनों इनेंशियोमर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे तो वो जीरो आपस में एक दूसरे का क्या करेगा, कन्फिग्रेशन को क्रॉस आउट कर देगा, क्योंकि एक डी फॉर्म है एक एल फॉर्म है। तो क्रॉस आउट करने के बाद क्या करेगा, रोटेशन हो जाएगा उसका जीरो, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉर्म बना देगा, वो होगा रेसमिक मिक्सचर, समझ गए। रेसमिक मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस, जैसे डीएल लिख सकते हो साथ में, प्लस माइनस लिख सकते हो साथ में उसके नेम से पहले। एग्जाम्पल के लिए दिखा है ये, जैसे ब्यूटेन टू ऑल हमारा क्या था, उसको रेसमिक मिक्सचर करके लिखा है प्लस माइनस टू ऑल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ। अब ये लिखा है वही, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर्स इनटू रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, समझ गए। चलिए सो यहीं तक रहने देते हैं इस वाले में, अब फिर नेक्स्ट में हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय। पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रही हूँ बस, और मैं क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगी, क्योंकि ये क्या बोलता है, ऑर्गेनिक हो या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको साथ साथ में क्वेश्चन, फिजिक्स तो उतना नहीं लेकिन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में साथ साथ क्वेश्चन करने पे ही समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए साथ में। चलिए ठीक है, ओके बाय।